वहाँ पे मुझे बहुत सारे वर्जन्स होंगे कि आप जो डिवाइस बनाना चाह रहे हो उसके अंदर आप किस एंड्रॉयड वर्जन को इंस्टॉल करना चाहेंगे। तो अभी मेरे पास में 12 वर्जन इंस्टॉल है और 11 वर्जन इंस्टॉल है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वर्जन को भी और बनाना है, जैसे कि मुझे 11 के नीचे 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, तो मैं उन वर्जन्स की भी अपनी डिवाइस बना सकता हूँ, क्योंकि हर एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर जो एंड्रॉयड ओएस होता है उसका एक पर्टिकुलर वर्जन होता है। सो हम उस ओएस वर्जन की बात करें तो अभी मैंने यहाँ पे 11 सेलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट दिस इज पोर्ट्रेट मोड, बिकॉज हम उसी मोड में भी कर रहे हैं, एंड देन फिनिश। सो ये डिवाइस आपकी रेडी हो गई है यहाँ पे बन के। अब इस आप डिवाइस को रन करके देन उसमें अपनी ऐप्स को रन कर सकते हैं। सो सिमिलर मैंने एक जो डिवाइस yes. पहले एक बार पूछ ले क्या सबसे कि लाइक कौन एक साथ फॉलो कर रहा है, लाइक फॉलो साइड बाय साइड चीजें कर रहा है, तो अपन उस हिसाब से थोड़ा सा स्लो या फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो अगर कोई फॉलो कर रहा है सर के साथ साथ, तो वो यस या नो लिख दो चैट में। हाउ मेनी ऑफ यू आर फॉलोइंग अलोंग द सर और वांट्स टू और फॉलो अलोंग और साथ साथ करना चाहते हो। Can just type yes or no in the chat. Okay, Varun wants to do. No. Okay. Okay. Harshit wants to do. ठीक है। ठीक है, अगर जो नहीं करना चाहते दैट्स फाइन, क्योंकि आई डू नो दैट कि साथ में फॉलो करना वो इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, लाइक इट विल बी हार्ड। सो रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट विल बी नॉट अ इशू। पर हाँ, जो अगर फॉलो कर सकता है साथ में सर के, तो दे कैन जस्ट स्टार्ट सीइंग लाइक कि सर क्या कर रहे हैं और वो साथ साथ में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है सर, अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, सो okay, I have joined the from the another one ID, so to see the messages of the chat section. Okay, so अभी हमने एक डिवाइस बनाई हुई है। सो अगर आप ऑलरेडी आपके पास में कोई डिवाइस आप बना चुके हैं अपने मोबाइल में, तो कोई इशू नहीं है। दैट इज फॉर द अदर डेवलपर्स हु हैव नॉट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो जिन्होंने नहीं बनाना अभी तक, उनको पता है कि हम कैसे डिवाइस बनाते हैं, तो ये उनके लिए क्लियर था कि हम कैसे बनाते हैं। सो आप अभी सोचें कि आपके पास में एक एंड्रॉयड एमुलेटर बना हुआ है और उसके अंदर हमें ऐसे ऐप को रन करना है। तो बाय डिफॉल्ट जब हम एंड्रॉयड के अंदर कोटलिन की जो ऐप स्टार्ट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, एंड देन सेलेक्ट दी फोन एंड टैबलेट, बेसिक एक्टिविटी, इम्पीटी एक्टिविटी, जो भी सेलेक्ट करना हो, एंड देन कंपोज पे अभी हम मूव करेंगे। सो उस छोटे से डिफरेंस को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ अभी, थोड़ा सा इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ से फ्रेगमेंट्स को भी हटा देता हूँ, बिकॉज आई थिंक ये थोड़ा सा टफ होगा समझने के लिए। अभी हम सिर्फ एक एक्टिविटी की बात करेंगे और उसके अंदर लेआउट्स हमारे कैसे काम कर रहे हैं, सिर्फ अपन उस पर ही बात करेंगे। Someone has typed like someone is using phone as Android emulator. So is it fine? यस, नो प्रॉब्लम। अगर आप एमुलेटर पे यूज कर रहे हो तो सॉरी, अपने मोबाइल को एज ए एमुलेटर बना के यूज कर रहे हो, तो दैट इज बिकॉज ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने एंड्रॉयड जो एमुलेटर पे बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं, वो कई बार हमें जो रियल एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमें नहीं पता पड़ती है एमुलेटर पे। सो अगर आपके पास में कोई डिवाइस है फॉर टेस्टिंग पर्पस, तो आई थिंक इट इज फाइन। उसमें थोड़ा सा हमें रियल टाइम प्रॉब्लम्स पता पड़ती हैं। सो अब आगे हम छोटा सा एक स्ट्रक्चर बताते हैं कि हम जब कोटलिन का ऐप या फिर हम नॉर्मल कोई भी ऐप बनाते हैं तो उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। सो जनरली मुझे एक्चुअली में एक एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करना चाहिए था, बट आई हैव सेलेक्ट दी बेसिक एक्टिविटी। सो तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फाइल्स बन के आ गई हैं, सो मैं उनको हटा देता हूँ। जब भी आप अभी मैंने इसका जब आप इसका आर्किटेक्चर देखेंगे, जब इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ से आगे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, सो यहाँ पे मुझे एक पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। ऐप के अंदर मुझे जाना है एसआरसी में, एसआरसी के अंदर मेन, और वहाँ पे 2 फोल्डर्स होंगे, एक जावा एंड एक आरईएस। जावा फोल्डर वो फोल्डर है जहाँ पे मेरा पैकेज और मेरी सारी मतलब प्रोजेक्ट की फाइल्स होंगी, और उन फाइल से रिलेटेड जो भी लेआउट्स मुझे बनाने हैं, जो भी इमेजेस मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करनी है, जो भी स्ट्रिंग्स मुझे इसके अंदर यूज़ करनी है, वो सारी की सारी
और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अगर मुझे यूज़ करनी है तो वो मैं रिसोर्सेज फ़ोल्डर के अंदर यूज़ करूँगा। और यहाँ पे अभी मैं इस पैकेज के अंदर आया हूँ com.kotlin.my फर्स्ट पैकेज, और उसके अंदर मेरी एक्टिविटी का नाम है माई एक्टिविटी। यहाँ पे बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। आपकी एक्टिविटी है मैन एक्टिविटी, आई हैव एक्सटेंडेड बाय द ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। ये एक्टिविटी का एक मैन क्लास है, वो उसको बताती है कि एक्टिविटी। सो मुझे आप चैट में बताएंगे कि आप कितने लोग जानते हैं कि व्हाट इज एन एक्टिविटी, व्हाट इज एन एक्टिविटी इन एंड्रॉइड। अगर आप जानते हैं तो यस कर दें, अदरवाइज अगर आपको नहीं पता है तो डोंट अवेयर अबाउट दिस। इस टाइप से आप अगर आप नो मैसेज करेंगे तो आपको नहीं पता है, मैं समझूंगा। So can you please reply on the message, type on the message so I can understand how many of you understand about Android activities, or how many know about Android activity. Okay, Mustafa, no sir. Okay, no. Okay, no aware. Okay. Okay, so most of the you are not aware about this. One of few members, Sandeep Chauhan and Ashish Rai, is aware about this. Okay. So yes, okay. So yes, it's increasing actually. So एक्टिविटी जब भी आप कोई ऐप देखते हैं आपने मोबाइल में, आपने कभी ऐप चालू की होगी, बहुत सारे ऐप आपके मोबाइल में रहते हैं। उसमें से आपको अगर हम व्हाट्सएप का ही एग्जांपल ले लेते हैं, सो जब कुछ भी चालू होता है हमारे सामने, हम कुछ भी देखते हैं अपने मोबाइल में, जो विजिबल होता है किसी भी ऐप के अंदर, वो कहीं ना कहीं एक एक्टिविटी ही होती है। बिकॉज एक्टिविटी ही वो होता है। जैसे हम व्हाट्सएप स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आप व्हाट्सएप स्टार्ट किया, मैंने जीमेल या फिर अभी आप गूगल मीट का ऐप अगर आप देखेंगे, तो जब भी आपने चालू किया है तो जो भी इन फ्रंट ऑफ यूजर विजिबल होता है, दैट इज एन एक्टिविटी। अब उस एक्टिविटी के अंदर अभी अपन यही समझते हैं कि व्हाट इज एन एक्टिविटी, जो भी विजिबल होता है वो कहीं एक एक्टिविटी होता है। उस जैसे कि आप ब्राउजर पे जब आप ऐप बनाते हैं तो वहाँ पे HTML होता है, बॉडी होता है। सो बॉडी के अंदर आप सब कुछ कंटेंट डाल देते हैं, बॉडी के अंदर डिव लगा के जो भी कुछ आपको करना होता है। सो ऑल द कंटेंट दैट इज विजिबल टू यूजर इन अ वेबसाइट, ऑल द कंटेंट आर इनसाइड इनटू द बॉडी। सो सिमिलरली वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट इन एक्टिविटी अगर हमने कोई भी क्लास बनाई है उसको एक्टिविटी से हमने एक्सटेंड कर रखा है। सो वो एज ए यूजर इंटरफेस यूजर के सामने विजिबल होगी। उसके अंदर हमें जो भी कुछ बटन्स बनाना है, टैग्स बनाना है, वो भी हम बाद में देख सकते हैं। सो अब मैंने एक क्लास बनाई है, दैट इज सिंपल मैन एक्टिविटी क्लास। आई हैव एक्सटेंड ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। यहाँ पे ये एक्टिविटी क्लास है, इसको हमें एक्सटेंड करना होगा। और उस क्लास के बनाने के बाद में मेरे ख्याल से आप लोगों को एक्टिविटी की कुछ स्टेट होती हैं एक्टिविटी की। जब भी कोई एक्टिविटी बनती है तो उसके अंदर कुछ स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स मीन्स कुछ मेथड्स होते हैं फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ द एक्टिविटीज। सो वन ऑफ द एक्टिविटी मेथड, लाइफ साइकिल मेथड इज एन ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम and on restart, on pause, on destroy, on stop। ओके, सो ये मेथड्स होते हैं। आप पूरी की पूरी एक्टिविटी इन मेथड्स पे ही चलती है, बिकॉज दिस आर दी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द एंड्रॉइड। सो वन इज ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, और इनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो जिस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं, सो उस ऑर्डर में। सो फर्स्ट मेथड दैट इज एग्जीक्यूट ऑन स्टार्ट, ऑन क्रिएट, ऑन रिज्यूम। ऑन रिज्यूम होने के बाद में एक्टिविटी ऑन पोस्ट, दैट इज एन ऑन पोस्ट, ऑन रिज्यूम, एंड देन ऑन रीस्टार्ट और एंड डिस्ट्रॉय एंड स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय। ओके, सो जब भी आप कभी ऐप चालू करते हैं, ऐप चालू हुआ, आपने ऐप पे क्लिक किया, ऐप ओपन हुआ, सो दीज टू मेथड विल एग्जीक्यूट इट फर्स्ट। मतलब आपके ऐप चालू होते से ही इसके ऊपर के जो मेरे 3 मेथड्स हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। ये 3 मेथड्स कॉल होते हैं, वन इज ऑन स्टार्ट, ऑन क्रिएट एंड ऑन रिज्यूम। अब इनका मतलब क्या होता है? ऐप चालू हुई, ऑन क्रिएट फर्स्ट टाइम चलता है, वो लेआउट को डिजाइन करने के लिए चलता है। रिज्यूम की आपकी ऐप आई है, विजिबल हो गई है यूजर के सामने। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा, जब आप जीमेल ओपन किया है आपने, और जीमेल ओपन करने के बाद में आपने जैसे ही उस पर क्लिक किया,
ऐसा टैप किया आपने उसमें, सो आप रिडायरेक्ट हो जाते हो एक दूसरी स्क्रीन के अंदर जहाँ पे आपको कंपोज मेल करने का ऑप्शन आता है। सो लिस्ट ऑफ मेल्स वाली स्क्रीन से आप कंपोज पे चले गए, तो वो दूसरी एक्टिविटी पे आप चले जाते हैं, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। सो उसके बारे में अपन अभी अपन नहीं लेते हैं, थोड़ा सा अलग चीज़ है ये। अभी अपन इसको नहीं लेते हैं इतना डेप्थ में। अभी आप सिर्फ समझिए कि ये इतने मेथड्स होते हैं। ये मेथड्स के की डिटेल्स भी अगर आपको चाहिए तो मैं उसके लिंक बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। सो अभी अपन सिर्फ समझते हैं कि ऑन क्रिएट चलता है एक मेथड, दैट इज एन ओनली फर्स्ट टाइम इट विल एग्जीक्यूट व्हेनेवर योर एक्टिविटी विल ओपन। सो उसके अंदर क्या लेआउट ओपन होगा वो मुझे बताना होता है। मतलब मेरे पास में एक फाइल होती है activity_xml नाम से। अब इस XML फाइल के अंदर बहुत सारा, अभी बाय डिफॉल्ट आ गया था एक्चुअली, मैं इसको मैं हटा देता हूँ। सो 1 मिनट, I have removed this all content and then relative layout. I have using the relative layout. Relative layout. So इस चैट में एक बार फिर से पूछूंगा मैं कि कितने लोगों को पता है कि रिलेटिव लेआउट क्या होता है? व्हाट इज रिलेटिव लेआउट? व्हाट इज रिलेटिव लेआउट एंड व्हाट इज लीनियर लेआउट? या कभी किसी ने थोड़ा बहुत नॉलेज हो रिलेटिव एंड द लीनियर? ओके, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। सो मैं लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सो व्हेनेवर मेरे पास में एक कंटेंट है, दैट इज ये एक बटन है छोटा सा, और इस बटन के बगल में थोड़ा सा राइट हैंड साइड में मुझे एक और रखना है, मुझे एक और रखना है, यहाँ पे एक और रखना है। कई बार होता है मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे एक बॉक्स के साथ में, एक व्यू के साथ में थोड़ा सा व्यू मीन्स ऑल द व्यूज आर इन अ सिंगल डायरेक्शन, मे बी अ हॉरिजॉन्टल और मे बी इन अ वर्टिकल। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे सारे के सारे व्यूज का जो डायरेक्शन है वो वर्टिकल रखना है। सो जब आपका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मीन्स उनमें से किसी एक ही डायरेक्शन पे होता है, या तो हॉरिजॉन्टल होगा और या तो आपका सिर्फ वर्टिकल होगा, तो इस केस में हमारा जो डायरेक्शन है वो लीनियर है, एक लाइन पे जा रहा है, मे बी इन लीनियर हॉरिजॉन्टल और मे बी इन वर्टिकल। सो इस टाइप के जो लेआउट होते हैं ना वो लीनियर लेआउट के अंदर आते हैं। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे मुझे बटन चाहिए था, फिर एक यहाँ पे बटन चाहिए था, और थर्ड वन मुझे इसके नीचे चाहिए था, फोर्थ जो मुझे चाहिए था वो इसके राइट में चाहिए था, एक इसके टॉप पे चाहिए था। सो इस टाइप के जो लेआउट होते हैं वो रिलेटिव लेआउट के अंदर आते हैं। रिलेटिव मीन्स जब मेरा एक लेआउट दूसरे लेआउट से रिलेशन में इज कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, मतलब देट आर कनेक्टेड टू दी ईच अदर, उनके बीच में कुछ रिलेशन, राइट टू दी दिस वन, लेफ्ट टू दी दिस वन। अगर हम बात करें छोटी सी एक स्क्रीन की, सो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटर, ये मेरा एक बॉक्स है जिसमें मुझे इंटर यूजर नेम, ऐसी मुझे एक और मैंने एडिट टेक्स्ट बनाया है, इंटर पासवर्ड, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया है जिट इज लॉगिन यहाँ पे। सो एक लॉगिन स्क्रीन के अंदर एक एडिट टेक्स्ट आता है, ये इनपुट बॉक्स है, ये एक इनपुट बॉक्स है, ये भी एक इनपुट बॉक्स है नीचे वाला, तो ये यहाँ पे एक बटन है। सो अगर आप बता सकते हैं इनमें से कोई भी आप बता सकता है कि ये इनपुट बॉक्स है, ये इनपुट बॉक्स है और एक बटन है, सो ये इसमें में से कौन सा लेआउट यूज करना चाहिए? फर्स्ट पहला एक इनपुट बॉक्स आया, उसके नीचे एक इनपुट बॉक्स आएगा, उनके नीचे। सो लखन इट्स लीनियर, ऋषभ जायसवाल इज अ लीनियर, ओके, अनभी को, ओके, अनाभी, ओके। सो यस, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया कि जब हमारा एक लेआउट दूसरे लेआउट से किसी डायरेक्शन में मे बी इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कनेक्टेड है, सो वो वहाँ पे हमें लीनियर यूज करना होता है। बट क्या सेम लेआउट मैं रिलेटिव में भी डिजाइन कर सकता हूँ क्या? रिलेटिव लेआउट के थ्रू भी मैं इस टाइप का लेआउट डिजाइन कर सकता हूँ क्या? कोई बताएगा कि क्या सेम मुझे दो इनपुट बॉक्स चाहिए, नीचे एक बटन चाहिए, क्या सेम लेआउट में रिलेटिव लेआउट के थ्रू भी बना सकता हूँ?
क्योंकि उसमें भी एक लेआउट दूसरे लेआउट से रिलेशन में है। अब अभी रिलेटिव ही लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ। सो बिकॉज मुझे जब मैं यहाँ पे ये वाला इनपुट बॉक्स डिफाइन कर रहा हूँ, सो मैं बता सकता हूँ कि इट इज बॉटम ऑफ फर्स्ट इनपुट बॉक्स। जब आप ऐसा बताएंगे आप डिफाइन करते समय, तो ऑटोमेटिकली आपका लेआउट फर्स्ट इनपुट बॉक्स से नीचे आएगा। जब आप बटन डिफाइन कर रहे हैं, सो आप बटन में भी बता सकते हैं बॉटम ऑफ दी लॉगिन बटन, सॉरी सेकंड बॉक्स, सो इट विल ऑटोमेटिकली बिलो फ्रॉम दी सेकंड वन। अब ये कैसे करता है एग्जैक्ट, अभी थोड़ा प्रैक्टिकली अपन इसको देख लेते हैं कि कैसे एग्जैक्ट काम करता है। और एनी डाउट, अगर इसमें कोई डाउट हो, किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बता दें, प्लीज रिप्लाई कर दें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं थोड़ा सा अभी एकदम क्लियर नहीं है, तो प्लीज आप बता दें, क्योंकि अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत सीख के जाएं, क्योंकि मैं ओके सो क्योंकि जिसको क्लियर है वो यस टाइप कर दो चैट में एक बार, तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ओके मैं एग्जांपल पे जा रहा हूँ, बट अभी तक जो बताया है वो क्लियर है सभी को। ओके more reply will give me a more energy to to make this event or this today's event will more interesting and more knowledgeable for you. Just type number 1 in the chat if the everything is clear. Just type 1. I can't see any 1 in the chat. Like किसी को समझ में नहीं आया क्या? एक Yes, भी, yes, everyone. सिर्फ Okay. 2 बस। नाइस। ओके सो अभी तक ये क्लियर है कि कैसे होता है, बट नाउ हाउ वी कैन ये किस तरीके से, अभी तो अपन ने सिर्फ नोट में देखा है कि कैसे होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। ओके सो मेरे पास में एक ये रिलेटिव लेआउट बनाना है मुझे, मैं लॉगिन स्क्रीन की ही बात कर रहा हूँ। ओके सो सबसे पहले मैं सबसे पहले लीनियर बताता हूँ, बिकॉज आई थिंक लीनियर अगर हमारा क्लियर होगा तो रिलेटिव में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। सो मुझे सबसे पहले बनाना है एक टेक्स्ट व्यू, इसकी हाइट और विड्थ भी देनी होती है। सो wrap कंटेंट और मैच पेरेंट, दिस इज द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे आपको दिख रही हैं। सो मैच पेरेंट मतलब होता है कि इसकी विड्थ, पेरेंट मतलब पेरेंट मीन्स इस लेआउट के ऊपर जो भी लेआउट है, उस लेआउट की जो भी हाइट है या उसकी जो भी विड्थ है, उसके बराबर मेरी हाइट और विड्थ हो जाए। मतलब टेक्स्ट व्यू जो मैंने अभी लिया है, ये किसके अंदर है? इस रिलेटिव लेआउट के अंदर, बिकॉज इट इज अ पेरेंट लेआउट। दिस वन इज एन पेरेंट लेआउट। ओके सो दिस वन इज अ पेरेंट लेआउट। यहाँ से ये चाइल्ड लेआउट यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके सो पेरेंट लेआउट की जो भी विड्थ होगी या जो भी हाइट होगी वही इसकी होगी, अगर मैं मैच करता हूँ तो। और मैं अगर रैप कंटेंट करता हूँ तो जो भी इसका टेक्स्ट होगा, जो भी इसका कंटेंट होगा, उसके बेसिस पे इसकी हाइट बढ़ेगी और कम होगी। अगर मैं कंटेंट ज़्यादा डालूंगा तो हाइट बढ़ जाएगी, कंटेंट छोटा होगा तो हाइट कम होगी या विड्थ कम होगी। सो अभी मैं दोनों को विड्थ मैंने मैच पेरेंट करी हुई है, मैंने टेक्स्ट दिया। सो इंटर योर क्रेडेंशियल्स हियर। ये अभी दिखने विजिबल नहीं है, सो आई हैव ये टेक्स्ट साइज दैट इज 20 dp और दिस इज /n फॉर द न्यू लाइन। ओके सो अभी ये पूरा, इसकी विड्थ पूरी है। अगर मैं इसको रैप कंटेंट करता हूँ तो सिर्फ इतनी होगी। जो ब्लू से आप देख सकते हैं कि वो जितना एरिया उसने कवर किया है, सिर्फ उतनी ही उसकी विड्थ है। अगर मैं इसको मैच पेरेंट करता हूँ, सो ये फुल हो रही है, मीन्स उसने उसकी जो विड्थ थी, बिकॉज उसके जो पेरेंट है उसकी विड्थ फुल है। अगर मैं इस पेरेंट की विड्थ को 150 dp कर देता हूँ, तो बिकॉज इट इज एन पेरेंट, बट पेरेंट की जो विड्थ है वो 150 dp है, तो इसकी भी विड्थ हो जाएगी। इसकी हाइट फुल है, सो इट्स कंटेंट जितना भी इसका कंटेंट है, रैप कंटेंट, वो इतना उसको दिख रहा है, कंटेंट जितना उसने लिया हुआ है। सो इसको मैं फिर से मैच पेरेंट कर देता हूँ। ओके
सो एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नो अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी पैडिंग एंड दी मार्जिन? पैडिंग पैडिंग और मार्जिन में क्या अंतर होता है? सर Yes. मार्जिन जो होती है वो एलिमेंट और ब्राउजर विंडो के बीच की गैप होती है, एंड पैडिंग जो होती है वो एलिमेंट और एलिमेंट के बॉर्डर के बीच की जो गैप होती है उसको पैडिंग बोलता है। Okay. Anyone else? Okay. So Shakili. Okay. Shankil. Margin from the sides, padding between the elements. Okay. Anyone else want to give me answer about this? So if you know, no problem for this. बताते हैं हम इसके कि आप पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है। सो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास में दिस इज दी ये मेरे पास में एक एरे टेक्स्ट है, इसके बीच में कंटेंट लिखा हुआ है हेलो डेवलपर्स। ओके, सो अगर मैं इस ये पूरा लिखा हुआ है, दिस इज एन टेक्स्ट व्यू। अगर मैं इस टेक्स्ट व्यू का मार्जिन करता हूँ 10, मुझे मार्जिन दिया 10 पिक्सल का। सो क्या होगा, मार्जिन मीन्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड इट विल गो टू 10 and right side it will 10. So and from the left, from the right, from the top and from the bottom, चारों तरफ से वो 10 पिक्सल का खिसक जाएगा। मीन्स 10 पिक्सल से उसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो भी स्पेस है वो 10 पिक्सल का है, यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है वो 10 पिक्सल का है, इधर से भी जो 10 पिक्सल का है, टॉप एंड लेफ्ट एंड बॉटम चारों तरफ से। सो मार्जिन वो काम करता है। अगर मैं मार्जिन लेफ्ट करता हूँ सिर्फ, सो मार्जिन लेफ्ट के केस में क्या होगा कि ये लेफ्ट साइड से इतना नहीं होगा। ओके सॉरी, सिर्फ लेफ्ट साइड से 10 खिसक जाएगा। अगर मैं इसको मार्जिन को लेफ्ट ना करते हुए सिर्फ राइट करता हूँ, सॉरी टॉप करते हैं सो ऊपर से टॉप से आएगा। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं इसकी पैडिंग करता हूँ, सो टेक्स्ट व्यू तो मेरा वहीं पे रहेगा, टेक्स्ट व्यू मेरा उसी पोजीशन पे रहेगा, बट जो कंटेंट है दैट इज एन हेलो, वो यहाँ से भी जाएगा आगे एंड यहाँ से भी जाएगा आगे। सो पैडिंग के केस में क्या होता है कि जो भी आपने लेआउट ले रखा है उसके अंदर का जो भी कंटेंट है उस पेरेंट लेआउट और उसके अंदर जो कंटेंट है उसका मतलब पेरेंट नहीं, उसी लेआउट के अंदर का जो कंटेंट है उनके बीच में एक गैप बन जाता है फॉर कंटेंट के लिए। लेकिन अगर जब आप मार्जिन यूज करते हैं तो मार्जिन के अंदर उस लेआउट का उसके पेरेंट लेआउट के बीच का स्पेस बढ़ता है। सो सेम यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकली देखें, सो अभी मेरा जो इंटर योर क्रेडेंशियल्स हियर लिखा हुआ है वो उसको मुझे थोड़ा सा राइट साइड से थोड़ा सा लेफ्ट साइड से थोड़ा सा खिसकाना है उसे। सो मैं दोनों चीजें करके दिखाता हूँ। सो फर्स्ट मैंने लिया मार्जिन एंड आई जस्ट यूज दी 10 dp। सो ये चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा खिसका, मैंने इसको 15 किया, 20 किया। सो ये खिसकता जा रहा है चारों तरफ से, दैट इज इन मार्जिन। अब अपन इसकी जगह पे यूज करते हैं पैडिंग। सो आप देख पा रहे हो ब्लू लाइन जो है वो वहीं पे खड़ी है, अभी भी यहाँ पे ही कनेक्टेड है, यहाँ पे ही कनेक्टेड है, बट जो अंदर का कंटेंट है उसके बीच में गैप हो गया है। सो मेरा इंटरव्यू क्रेडेंशियल्स खिसक के बीच में आ गया है और उसके चारों तरफ से 30 dB का स्पेस बन गया है, बट जो लेआउट है, जो टेक्स्ट भी है वो मेरा अभी भी उसी पोजीशन पे है। सो दिस इज दी डिफरेंस बिटवीन दी पैडिंग एंड लेआउट। ओके, अब आगे आते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट भी नीचे मैं और लेआउट्स डालता हूँ, जैसे एडिट टेक्स्ट। अभी आपको तो लग रहा होगा कि कंपोज पे अपन को बताना है, बट अपन यहाँ पे कहाँ आ गए हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा ये क्लियर होगा आपको, तो आपको इजी रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी मैंने टेक्स्ट भी लिया, उसके नीचे 2 एडिट टेक्स्ट भी डाले हुए हैं, बट वो मुझे दिख नहीं रहे हैं बिकॉज यहाँ पे मुझे जब भी मैं लीनियर लेआउट लेता हूँ तो मुझे उसका एक ओरिएंटेशन डिफाइन करना होता है। सो अभी मैंने उसका कोई भी ओरिएंटेशन नहीं डिफाइन किया है।
वो ओरिएंटेशन में भी हॉरिजॉन्टल हो सकता है, मे बी वर्टिकल। अगर मैं वर्टिकल करूँगा तो ये टैग्स मुझे यहाँ पे दिखने लगे। सो अभी टैग कंटेंट इसको हटाते हैं एंड ये एक इनपुट बॉक्स बन गया है। इसकी पैडिंग फ्रॉम दी टॉप लेफ्ट एंड लेफ्ट 30 राइट एंड 30 ओनली, इतना दे दें सिर्फ। अब इसको यहाँ कॉपी करते हैं, सेम दिस इज हियर इज 30। ओके, सो एक टाइटल है, नीचे 2 एडिट टेक्स्ट हैं, उनके अंदर अगर मुझे थोड़ा सा कुछ बताना है। यस सर, ये डीपी क्या होता है? ओके, गुड क्वेश्चन। ओके, सो एक्चुअली में डीपी एक्चुअली में जब भी हम आप जब इन केस ऑफ जब आप वेब पेज पे जाते हैं, अगर आप कहीं भी वहाँ पे कोई ऐप बनाते हैं या वेबसाइट उस पे, तो आपका जो कंटेंट होता है वो पिक्सल्स के बेसिस पे अरेंजमेंट होता है, पिक्सल के बेसिस पे काउंट होता है कि इतना पिक्सल्स मुझे यहाँ जाना है, इतना पिक्सल यहाँ जाना है। सो इन केस ऑफ एंड्रॉयड वी हैव टू यूज द डीपी और एसपी और वी हैव टू यूज एसडीपी। एसडीपी भी है हमारे पास में, बट वो आगे बताऊंगा मैं। सो एसडीपी मीन्स डॉट पर इंच। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जैसा आप वेब के केस में आप px यूज करते हैं, पिक्सल्स यूज करते हैं, आप वैसा ही आप स्क्रीन के अंदर इसका साइज डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं 30 टू इंक्रीज द साइज एंड लोअर डीपी इज डिक्रीजिंग द साइज ऑफ दिस इंटर यूजर नेम। एंड लास्ट वन इज अ बटन मुझे बनाना है एक। ओके, सो आईडी इज अभी आईडी पे भी नहीं जाता है, टीचर ओनली टैग्स लॉगिन। इसका विड्थ कम है तो विड्थ मुझे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं इसको मैच पेरेंट कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा पैडिंग जैसा मैंने ऊपर दिया हुआ है दोनों के एडिट टेक्स्ट के अंदर 30 dB का। सो पैडिंग फ्रॉम द लेफ्ट इज 30 dB, पैडिंग फ्रॉम द राइट इज 30 dB। आई थिंक ओके, आई थिंक इस केस में पूरा फुल है, वीडियो बटन का बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, इसलिए मार्जिन लेफ्ट कर लीजिए। ओके, सो अब इसको मैं यहाँ पे, अब जब आपने लेआउट बना लिया है यहाँ पे एक्टिविटी अंडरस्कोर एक्सएमएल के अंदर, ये स्टेप से आप कोई भी यूआई डिजाइन कर सकते हैं। सो अब इस यूआई को डिफाइन करने के बाद में आपको उसको किसी भी क्लास के साथ बाइंड करना होता है। सो उस बाइंड क्लास के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे सेट कंटेंट एक मेथड होता है, यहाँ पे जाके r.layout.activity_mail करके आप उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक सो अब ये जो क्लास थी ये मेरी उस एक्सएमएल क्लास के साथ में बाइंड हो चुकी है, क्योंकि मैंने इस क्लास का जो भी लेआउट था वो यहाँ से इसको बता दिया है कि इस क्लास के अंदर जो भी लेआउट खुलने वाला है वो ये वाला लेआउट खुलेगा। ओके, अब मैं आगे जाता हूँ इसमें, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे होता है, बिकॉज यहाँ पे वो एक्सएमएल फाइल बनी हुई है, यहाँ पे मेरी कॉटलिन की जो मेरी क्लास बनी हुई है। अब मुझे उन कंट्रोल्स की वैल्यूज यहाँ पे चाहिए, उन कंट्रोल्स के साथ में कुछ कोड लिखना है। सो ये क्लास को कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा कंट्रोल है, सो उन क्लास को कैसे पता पड़ेगा, इसके लिए हमें हर कंट्रोल के साथ में एक आईडी डिफाइन करनी होती है, तो एक यूनिकनेस होती है जिसके साथ में कि ये मेरा एडिटी है, फॉर दी मींस एडिटी मींस एडिट टेक्स्ट एंड यूजर नेम, एक आईडी फॉर दी यूनिक आइडेंटिफिकेशन। जैसा हम शायद जब हम एचटीएमएल वगैरह में जब हम कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं तो उसके अंदर भी एक आईडी डिफाइन करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिक। सो वही है, यहाँ पे मैंने दो बता दिए हैं कि वन इज एन एडिटी यूजर नेम, एडिटी पासवर्ड एंड लास्ट वन इज अ बटन, क्योंकि हमें सिर्फ 3 कंट्रोल्स के साथ में ही काम करना है, 2 एडिट टेक्स्ट और उनकी वैल्यूज और बटन पे क्लिक करवाना है। सो यहाँ पे इज इन बीटीएन इज इन लॉगिन। सो आई थिंक ये आईडी क्लियर हो गई है। आईडी इसलिए जरूरत पड़ती है हमें किसी भी कंट्रोल की, क्योंकि हमें जावा जब हम क्लास के अंदर
उस कंपोनेंट को कैसे यूज करेंगे, इसलिए हमें आईडी डिफाइन करनी होती है। अब इसके अंदर जब हम आईडी कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, तो वी हैव टू डिफाइन ऑल दिस इन हियर। सो एडिट टेक्स्ट, username, okay, so password, okay, sorry. So okay, if we are using the Kotlin, so we have to use the where, so username, we have to use the val, and okay, we can define the nullable like this. Edit text can be a null, and username, this is login button. Import. Okay. So यहाँ तक किसी को कुछ अभी तक है डाउट? सो कैन यू प्लीज पिंग द मैसेज सो आई कैन चेक. अभी तक कोई डाउट है किसी को? ओके, नो डाउट. एनीवन एल्स? What isn't well? Okay, so Lakhan Jadvan is saying is what isn't well. Actually, we are हम यहाँ पे एक्चुअली में कंपोज पे आ रहे हैं, but the compose is an advanced part of the Kotlin. So well and where. Okay, so well और where दो तरीके के होते हैं, जो मैंने एक साथ कल बताया भी था आपको. जब मैं कोई भी वेरिएबल अगर यहाँ पे बनाता हूँ, so we can define the like where int like value data type int int equal and then equal to 10, and I can also define int equal to 10. हम ऐसा भी कर सकते हैं val करके then value and then int 10. सो वेर के अंदर जब हम कोई भी वेरिएबल वेर से बनाते हैं तो उसका मतलब है कि उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं. मीन्स इन लाइफ साइकिल ऑफ माय प्रोग्राम उसकी वैल्यू हमें चेंज करनी होती है, हम उसको चेंज कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ वेल की वैल्यू हम एक बार डिफाइन करते हैं एज इन लाइक इन कांस्टेंट, बट इट कैन बी चेंज इन रन टाइम. मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको असाइन कर सकते हैं. सो आई थिंक दिस इज अ वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी वेल एंड वेयर. उसके लिए अगर आप थोड़ा सा और डेप्थ में इसको अगर अपन उस पर जाएंगे फॉर दी मोर डिटेल इन कॉटलिन आई थिंक, सो उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा अपन को. सो आई थिंक विनायक, सो कैन यू प्लीज आस्क मी दी ऑल दी ऑडियंस, सो वी शुड लर्न. ओके लखन, ओके, सो व्हाट डिड आई थिंक एनीवन हैव डाउट अबाउट दिस? Okay, Durgesh Chaudhary, no, okay. Okay, so जो तीन कंट्रोल्स मैंने यहाँ पे बनाए थे, I have used the one is an username, one is an password and last one is an login button. So अब इन तीनों कंट्रोल्स को मैंने यहाँ पे उनके एज इन डेटा टाइप से डिफाइन भी करा है. यूजरनेम एडिट टेक्स्ट, पासवर्ड इज एन एडिट टेक्स्ट, लॉगिन बटन इज एन बटन. और नाउ व्हाट विल हैपन, अगर आपको खुद क्लियर होगा कि क्या वेल है क्या वेयर है, दोनों में क्या डिफरेंस है. सो आई विल फाइंड r.id .t and then username. Okay. So what is this? Val cannot be reassigned. So val, अगर मैं कोई भी वेरिएबल बना रहा हूँ val यहाँ पे, so val का मतलब होता है कि मैंने वो वेरिएबल बनाया है, जैसे वैल्यू इक्वल टू समथिंग लाइक पाई.
1.37 I think, 34 something. Okay, so means again if I am trying to assign the value on the pi like to so something, so it will give me an error because the val cannot be reassigned the. So कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, कई बार हम ऐसी चीजें बनाते हैं जो फिक्स्ड हैं, सो उनको हमें वैल से डिफाइन करना होता है, सो बट इट कैन नॉट बी अ चेंज लेटर, सो वो बाद में चेंज नहीं होने वाली हैं, सो इसलिए हम उनको एज एन वैल से डिफाइन करते हैं। बट कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं, वेरिएबल का मतलब ही होता है कि उनकी वैल्यूज को बाद में चेंज कर पाएँ, तो हम उनको एज एन वेर से डिफाइन करते हैं। सो अगर मैं इसको var से कर देता हूँ और var करने के बाद में मैं यहाँ पे कुछ असाइन करता हूँ, दैट इज पाई इक्वल टू समथिंग समथिंग एंड देन इक्वल टू आई थिंक इट इज इन डबल, सो 0.0, so it will work because it is var. so var के अंदर जब var से हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर हम उसकी वैल्यू को बाद में चेंज कर सकते हैं, बट वैल के थ्रू हम कोई भी वैल्यू डिफाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज दी सी वैल। बट अब मैं कुछ ऐसा, कई बार हमें ऐसा भी होता है कि हमें हम कोई ऐसा वेरिएबल बना रहे हैं बट हमें अभी नहीं पता है कि उसके अंदर वैल्यू अभी आनी है या बाद में आनी है। So there is an functionality we can use, that is an later we can later we will discuss about this. So अब मुझे val use करना है और यहाँ पे use करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे इस टाइप से कर सकता हूँ, that is an username edit x and find the, so it will work. So I have to remove this from the here, and same when I have to use the password, edit x, and this one is a EDT password. Last one is an val login button. अगर आपको यहाँ पे जो मैं कॉलन लगा के उसका डेटा टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्यों डिफाइन करना है, ये मतलब ये तो क्लियर ही होना चाहिए, सो यू कैन रिमूव दिस वन। आई थिंक यू आर गेटिंग दी ओके। जब आप आईडी ले रहे हैं किसी भी वेरिएबल की, जब आप आईडी लेते हैं तो आपको डिफाइन करना होता है, बट वेन एवर यू आर असाइनिंग द वैल्यूज ऑन दी पर्टिकुलर वेरिएबल लाइक दिस, सो उस केस में आप इसमें 0.0 भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, 0.5d, आई थिंक d is not understood by this app, ओके, सो फ्लोट भी डाल सकते हैं। सो उसमें आपको टाइप नहीं डिफाइन करना होता, बट जब हम XML से बाइंड कर रहे होते हैं किसी कंट्रोल को, तो आपको उसको वहाँ पे बताना होता है। सो ये तीनों कंट्रोल्स की बाइंडिंग हो चुकी है। सो यूजर नेम मेरा क्या है, दैट इज एन एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे कनेक्टेड है। पासवर्ड मेरा क्या है, जो यहाँ से कनेक्टेड है। लास्ट वन इज एन लॉगिन बटन, जो यहाँ से कनेक्टेड है। अब मुझे इस लॉगिन बटन पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, सो वी सिंपली यूज दी लॉगिन बटन डॉट ऐड ऑन क्लिक लिसनर लाइक दिस। सो यहाँ पे एक आ गया। अब मुझे एक फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन के थ्रू मैं लॉगिन बटन पे जब भी क्लिक करूंगा तो मुझे चेक करना है कि जो मैंने वैल्यू बनाई है वो वैलिड है कि नहीं। सो आई यूज दी वैलिडेट लॉगिन, दैट इज यूजरनेम स्ट्रिंग पासवर्ड। दो चीजें मैं इस मेथड के अंदर पास करूंगा और वो मुझे यहाँ से रिटर्न करेगा कि इट इज वैलिड और नॉट। यहाँ से इफ मैंने इक्वल किया, इफ यूजर नेम इक्वल टू username equal to I will say the ABCD and is password or equal to 1 2 3 4 5 6। so अगर मेरा ये यूजरनेम और ये पासवर्ड है, so it will return true। we don't have to use these semicolons in case of Kotlin, so okay, else we have to return false। so ये एक मेथड बनाया हुआ है मैंने, एक फंक्शन बनाते हैं। जैसा मैं बहुत सारे लोगों को सी के बारे में बताऊँ, तो सी में हम जैसे फंक्शंस बनाते थे उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है। सो ये एक दो क्रेडेंशियल्स ले रहा है मेरे एक यूजर नेम एंड पासवर्ड
and on the basis of username and password it will check the credentials and it will return true or false on the basis of my values. अब वो मेथड को मुझे यहाँ पे कॉल करना है। अब उस मेथड्स के अंदर मुझे दो वैल्यूज भी पास करनी है। सो वन इज यूजरनेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू, बिकॉज एडिट टेक्स्ट है मेरा, वो ये एडिट टेक्स्ट है, तो वहाँ उस एडिट टेक्स्ट से कुछ टेक्स्ट निकालने के लिए मुझे यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया मैंने, एंड पासवर्ड डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सो यहाँ पे वो मुझे रिटर्न करेगा इफ इट इज ट्रू, यहाँ से जो मुझे रिटर्न होगा वो अगर ट्रू है, सही है, so I will get the tax, this is very success, and if it is not success then it will give me another post message that is use tax. So okay, ओके, सो इस कोड को कैसे रन होगा वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो अभी आई थिंक एक लॉगिन बटन मैंने जो बनाया था उसका क्लिक लिस्टनर लगाया है कि जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा ये कोड एग्जीक्यूट होगा। और इस कोड के अंदर मैंने एक मेथड बनाया है दैट इज वैलिडेट लॉगिन, और इस वैलिडेट लॉगिन के अंदर मैंने एक यूजर नेम पास किया है, पासवर्ड पास किया है, और अगर मेरा पास यूजर नेम ABCD है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। सो वो यहाँ पे मैंने कॉल किया है। सो इस इफ के अंदर वो रिटर्न होगा मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स। सो अगर वो ट्रू हुआ सो इफ के अंदर का ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट होगा और वो एक सक्सेस रिटर्न करेगा और फॉल्स रिटर्न करेगा। सो इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू, आई थिंक ये क्लियर है आप सभी लोगों को, प्लीज रिप्लाई। ओके, मोर रिप्लाई प्लीज सर, एक्सक्यूज मी सर। यस यस सर, आपने जब ये आईडी डिफाइन की थी, लाइक मैं जब अपने इसमें कर रहा हूँ तो वो एरर दे रहा है, वो एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। जब हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया देन फाइंड व्यू बाय आईडी करके उसमें आईडी डाली थी, तो वो एरर दे रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ओके, सो आपने इसी तरीके से डाला है कि जैसा मैंने यहाँ पे इस आईडी को सेट किया हुआ है? सर वो EDT लिख के भी देख लिया मैंने और आपके जैसा भी लिख के देख लिया और अलग भी कर लिया, लेकिन वो नहीं हो रहा। ओके, सो आई थिंक ऋषभ, यस सर। यस, ओके, जो अपन ठीक है, इसको मैं बताता हूँ आपको, मैं आपसे डायरेक्टली बात करके इसको करवा दूँगा। और किसी को इस टाइप का कोई इशू आ रहा है क्या आपको? अभी आपने इतना सेटअप किया है, आप खुद कर सकते हैं इतना सेटअप, इतना आप कोड कर लीजिए। ये XML है, अगर आपको XML है तो ये आई कैन शेयर दिस कोड, ये चैट को भी मैंने दे दिया है, XML का कोड आ गया है। समवन वांटेड, आई थिंक देयर इज अ लिमिट फॉर दिस। ये इस तरीके से अगर आप कितने लोगों ने बनाया है, अगर आपको लग रहा है कि आप अभी बना सकते हैं सो नो प्रॉब्लम। अगर आपको लग रहा है कि अभी नहीं बनाना है, आपको बाद में करना है, सो आई थिंक व्हाट इज अ टोस्ट यूजर आईडी हर्षित। सो टोस्ट जब भी हमें कुछ मैसेज प्रिंट करना होता है यूजर के सामने, दैट इज एन अलर्ट। इन जावास्क्रिप्ट में हम अलर्ट यूज करते थे, तो वही उसी तरीके से हम कॉटलिन सॉरी एंड्रॉइड के अंदर टोस्ट होता है, जिसके अंदर हमें एक मैसेज देना होता है, कितने समय तक होगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। एंड देन वो एक मैसेज प्रिंट करने के लिए होता है, सिर्फ एक यूजर की स्क्रीन पे एक मैसेज विजिबल होगा, उसके लिए यूज करते हैं। आई थिंक क्लियर हर्षित। अभी जो जब हम आपको कोड को रन करके दिखाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको और क्लियर होगा कि व्हाट इज एन टोस्ट। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो I'm just executing this. Okay, so
1 minute, it is taking time to load this. ये हम अभी अभी हम जो बना रहे हैं प्रोग्राम वो पुरानी स्टाइल में, मतलब जेटपैक कंपोज के आने के पहले हम कैसा डिजाइन करते हैं वो उस तरीके से मैं आपको बताना मतलब बताया मैंने। ये एक बार आपका क्लियर होगा, फिर इसी को सेम जो चीज मैंने अभी यहाँ पे बनाई है एज इट इज हम फिर कंपोज में लेके आते हैं। फिर कंपोज में क्या डिफरेंस आता है वो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि हमने यहाँ पे एक एक्सएमएल फाइल बनाई है, एक हमारे पास केपी फाइल है, दोनों को कंबाइन किया, आईडीज दी, पर्टिकुलर कंपोनेंट को मैंने एक आईडी डिफाइन करी, उस आईडी के से मैंने बाइंड किया अपने कंपोनेंट को, और हर जो भी कंट्रोल है मेरे उनके साथ एक एक आईडी, एंड देन उस पर वो जब वो आईडी आप दे देते हैं तो वो समझ जाता है आपका यूजर। सो वो यहाँ पे आपका आ जाता है। अब हम आगे जब कंपोज में जाएंगे तो यही सेम एग्जांपल हम उसमें एग्जीक्यूट करेंगे तो थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा। एनीवन किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा। जब तक वो प्रोग्राम रन हो रहा है तब तक आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हेलो, यस। हाँ सर, सर मुझे एक डाउट था, ये अपन ने जो फंक्शन बनाया है इसमें वैलिडेट करके। हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट, 1 मिनट। ओके सर। ये हाँ सर, ये फंक्शन हाँ वैलिडेट करके बनाया, वैलिडेट लॉगिन है। तो ये किस टाइप हाँ फंक्शन जो बनाया है, जैसे हम एंड्रॉइड उसमें क्या करते हैं कि बुलियन टाइप का रहता है, तो इसमें पता कैसे लगेगा बुलियन टाइप का है ये? अच्छा, ये ठीक है। ये एक्चुअली में यहाँ पे मैंने इसका रिटर्न टाइप दिया हुआ है। अच्छा ठीक है जब सर। आप हाँ जावा में बनाते थे तो जावा में आप स्टेप से डिफाइन हाँ करते सर। थे, दैट इज बूलियन वैलिडेट लॉगिन एंड देन ये समथिंग समथिंग एंड रिटर्न दिस। सो वहाँ पे जो रिटर्न टाइप हाँ होता था सर। वो स्ट्रिंग में होता था, बट इन केस ऑफ कॉटन हमें कॉलन लगा के बताना होता है। ओके ओके। सो वो वहाँ पे उसका टाइप समझता है कि यहाँ पे उसको उसका टाइप ये है। सो ओके सर, डिपेंडेंसी थैंक यू। आई थिंक क्लियर प्लीज। ओके सर, थैंक यू सर। एनीवन हैव डाउट्स? शेयर दी होल कोड। आई थिंक अथर्व ये जो भी मैं बना रहा हूँ अभी उसका पूरा का पूरा जो कोड है वो मैं गिटलैब पे डालूंगा। सो उस गिटलैब के थ्रू आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो वहाँ से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस गेटिंग दी एरर। So और किस तरह so whole code will be shared through the okay. ओके, सो ये रन हो रहा है तब तक मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ, दैट इज फॉर दी कंपोज। आई थिंक बहुत सारे लोग कंपोज पे ही शायद वेट कर रहे होंगे कि कंपोज पे कब स्टार्ट करना है। सो आई जस्ट क्रिएट ई दी आप जब न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, अभी यहाँ पे मैंने एक बेसिक एक्टिविटी चुना था, अब मुझे यहाँ पे एन एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पे मेरा कोड होगा, रेडियन फर्स्ट एग्जाम्पल कंपोज com.kotlin.first example, there is in Kotlin only। अब आप जावा पे नहीं कर पाएंगे, सो आपको Kotlin पे ही करना होगा। एंड देन
सो ये कंपोज का लेआउट खुला है मेरे सामने, सिंकिंग। जब तक वो कंपोज मेरा हो रहा है बिल्ड, तो मैं जानना चाह रहा हूँ किसी भी जो यहाँ पे आई थिंक अराउंड फ्यू पीपल्स आर देयर, सो किसी को कोई और डाउट या किसी से कोई और क्वेरी है या फिर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो प्लीज आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो तब तक मैं आपको कंपोज के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम अभी मैंने जो ऐप अभी आपको छोटा सा एग्जांपल बताया, उसके अंदर क्या हो रहा था कि मुझे एक एक्सएमएल फाइल भी डिफाइन करनी हो रही थी, जिसमें से मुझे उसका लेआउट डिफाइन करना था, कंट्रोल्स डिफाइन करने थे, और एक मुझे एक मेरी फाइल थी कॉटन की, जिसमें से मुझे उनके कंट्रोल्स की आईडी डिफाइन करनी थी। सो यहाँ पे मेरे पास में दो फाइल, एक एक्स्ट्रा फाइल थी जहाँ पे मुझे एक्सएमएल डिफाइन किया था, मेरी यहाँ पे थी एक्टिविटी अंडरस्कोर मैन। जब हम कंपोज के अंदर जाते हैं, तो कंपोज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो लेआउट वाली फाइल रहती है, वो टेक्स्ट एक्सएमएल के अंदर नहीं डिफाइन करने हैं। आपको सिर्फ एक ही फाइल होगी आपके पास में, और उसी फाइल के अंदर प्रोग्रामेटिकली अपने कंट्रोल्स लेने हैं, और कंट्रोल्स के बेसिस ऊपर जो आपको भी कोड करना है, वो भी आपको उनके ऊपर ही करना होगा। सो दिस इज दी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट दी जेटपैक कंपोज। आपको एक ही फाइल बनानी है, और जब आप एक ही फाइल के अंदर कोड करेंगे, उसी के अंदर आपके कंट्रोल्स रहेंगे, सो वो कंपेयर टू दी एक्सएमएल थोड़ा सा मच फास्ट तरीके से काम करेगा। आपके जो व्यूज हैं बहुत जल्दी लोड होंगे। आप जब मूवमेंट करेंगे किसी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे, तो वो भी बहुत फास्टर होगा कंपेयर टू दी एक्सएमएल। सो आगे आगे ऐप बहुत ज़्यादा अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत फास्ट तरीके से काम करेंगी इनके इन कंपेयर टू एक्सएमएल। इतना डिफरेंस अगर आप नॉर्मल ऐप्स बना रहे हैं, तो इतना डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। बट अगर आपकी ऐप थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, आपके जो यूआई है, आपका जो एक्टिविटी है, उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रोल्स हैं, मतलब बहुत सारा डेटा आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है, लोड हो रहा है फ्रॉम दी एपीआईज, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा लोड में समय लगेगा। तो वो आपको जेटपैक कंपोज से आपको क्लियर होगा। अब मैं इसका एक आर्किटेक्चर आपको दिखा देता हूँ। जब मैंने इस प्रोजेक्ट को सिंपली बस ऐसे न्यू करके बनाया है। सो दोनों प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपैरिजन करता रहता, एक एक करके आप बताता हूँ किस तरीके से दोनों प्रोजेक्ट्स को इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी मेन एक्टिविटी चालू हुई है, वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। यहाँ पे भी मेरी मेन एक्टिविटी है। ये दिस इज द कंपोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल कंपोज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ओल्ड मेथड्स फॉर दी डिजाइनिंग लेआउट्स। सो दिस इज यहाँ पे कंपोज एक्टिविटी है, यहाँ पे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है। देयर इज वन डिफरेंस। सेट कंटेंट व्यू के अंदर यहाँ पे मैंने एक फाइल डिफाइन की थी, देयर इज एन r.layout.man, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई भी फाइल नहीं है, यहाँ पर थीम मैंने डिफाइन की हुई है। सो थीम के अंदर आप अपने एक अपनी खुद की थीम बना सकते हो। सो मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कि जब भी आप सेट कंटेंट करते हैं, तो उस सेट कंटेंट के अंदर आपको कंपोजेबल मेथड बनाना होगा। आपको एक ऐसा मेथड बनाना होगा, आपका एक ऐसा मेथड होगा दैट इज इन कंपोजेबल। और कंपोजेबल आपको यहाँ पे एक तरीके से एनोटेशन है, दैट इज इन @कंपोजेबल। जब भी आप कोई एक ऐसा मेथड बना रहे हैं कंपोजेबल, तो इन केस ऑफ कंपोज वो ट्रीट करेगा कि हाँ ये मुझे कुछ एक यूआई रिटर्न करेगा। सो जब वो मुझे यूआई रिटर्न करेगा, तो इट विल ऑटोमेटिकली वो जैसे कि यहाँ पे मुझे ग्रीटिंग एक मेथड बना हुआ है, इट इज इन कंपोजेबल, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक एंड्रॉइड स्ट्रिंग पास की हुई है, और वो स्ट्रिंग एज एन टैग्स यहाँ पे आ गई है। सो मैं अभी इसको हटा के पूरा आपको एक एक बना के दिखाता हूँ। ये पुराना वाला मेरा रन होता है। जस्ट लाइक फ्लटर, यस दुर्गेश, जैसा फ्लटर के अंदर हम बनाते हैं, अगर आपने फ्लटर में काम किया होगा, सो फ्लटर के अंदर भी हम एक ही स्कीम यूज करते हैं,
और उसी एक ही Yes. स्क्रीन के अंदर हम यूआई भी डिफाइन करते हैं, उसके लॉजिक्स भी होते हैं उसके अंदर ही। सो कंपेयर टू दी नेटिव मींस विद एक्सएमएल फ्लटर वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा फास्टर है। सो वही चीज़ अब जेटपैक कंपोज में भी अब आ चुकी है। सो उस तरीके से अब जेट थोड़ा सा ये फास्टर होगा आप जब कंपोज के थ्रू यूआई डिफाइन करेंगे। सो आपको परफॉर्मेंस में भी फर्क दिखाई देगा। ओके, सो अब मैं यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, सो दिस इज सरफेस, आई विल बी removing this one and just removing this one. Remove this one, this one. Okay, so जब भी अब आप कंपोज पे आते हैं, अब जब कंपोज का कोई ये भी ऐप न्यू स्टार्ट करते हैं, सो न्यू कंपोज ऐप आपको ये स्क्रीन दिखनी होगी। अब इस स्क्रीन के आगे आपको क्या करना है? सो सबसे इम्पोर्टेंट मैं कुछ फोल्डर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। फोल्डर्स के अंदर आपका एक यूआई फोल्डर है जिसके अंदर एक थीम नाम का फोल्डर है। सो वहाँ पे एक यहाँ पे अपनी ओल्ड से कंपैरिजन करते हैं। सो जब हम पुराने मेथड में जाते थे, यहाँ पे वैल्यूज नाम का फोल्डर होता था रिसोर्स अंदर, और उसके अंदर होता था color.xml, string.xml, theme.xml, diamond.xml। और यहाँ पे अगर मैं नए जो कंपोज में देखता हूँ, सो there is a theme.xml, there is a type.xml, there is a sap.xml। सो यहाँ पे वही चीजें यहाँ पे अलग तरीके से color.xml जो मेरी वहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर थी, वो मेरी वैल्यूज के अंदर थी। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज में कलर भी डिफाइन करना होता था मुझे। सो मैं उसको ऐसे डिफाइन करता था, दिस इज माय कलर एंड बटन कलर इक्वल एंड बटन कलर दिस इज रेड। ओके, सो इस तरीके से ये मेरा बटन का कलर मैंने डिफाइन कर दिया है। अब मुझे जब भी कभी भी अपने ऐप के अंदर बटन कलर का यूज करना होगा तो यहाँ से यूज कर सकता हूँ। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी ये कलर डॉट एक्सएमएल के अंदर हम अपने खुद के कलर डिफाइन करके आगे अपना यूज कर सकते हैं। So, I think this is I think the is an out of things. सो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना खुद का कलर डिफाइन कर सकते हैं इन केस ऑफ कलर डॉट एक्सएमएल, जिस तरीके से आप कलर डॉट एक्सएमएल करते थे। यहाँ से आप थीम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल थीम यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है। यहाँ पे थीम के अंदर डार्क थीम भी है कंडीशंस। अगर आप थीम बना रहे हैं, सो इस थीम के अंदर यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करेंगे डार्क और डार्क थीम और लाइट थीम, तो उसके बेसिस पे डार्क और लाइट थीम के जो भी आपने बना रखे हैं कलर्स वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मेरी डार्क थीम हो रही है तो प्राइमरी कलर मेरा ये होगा, लाइट थीम है तो प्राइमरी कलर ये होगा। अगर मेरी डार्क थीम है तो मेरा बैकग्राउंड कलर जो होगा वो डेफिनेटली दैट विल बी ब्लैक, और अगर मैं लाइट यूज कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरा बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होगा दैट इज इन व्हाइट। सो इस तरीके से आप अपने बटन्स, अपने टेक्स्ट के कलर, अपने लिस्ट के अंदर जो भी चीजें यूज करना है उनकी थीम के बेसिस पे भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो उनको हटा के अपन डायरेक्टली आते हैं स्टार्टिंग पे किस तरीके से अपन यूज करते हैं। ठीक है, सो ये ऐप रन हो गया है मेरा पुराना वाला। दैट इज यहाँ पे मैंने जो दो बटन्स बनाए थे, एडिट टेक्स्ट थे और एक बटन बनाया था। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ दैट इज माय नेम इज हेलो, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 डाला। सो ये पासवर्ड और यूजर नेम गलत है क्योंकि सो इट विल गिव मी अ फेल, मैसेज इज फेल। सो वैलिडेट करने की कंडीशन क्या है मेरे पास में? सो मेरा पासवर्ड होना चाहिए दैट शुड बी ABCD and 1 2 3 4 5 and 6 and now it will give me a success। okay, सो ये जो अभी मैंने दिखाया ये क्लियर है सबको कि किस तरीके से वैलिडेट वाला पोर्शन काम करा था, किस तरीके से वैलिडेट वाला पोर्शन काम किया? प्लीज यस एंड इफ यू आर हैव अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। और हम अब कंपोज पे स्टार्ट करते हैं सेम लेआउट बनाना।
कंपोज पे हमें इस तरीके की लॉगिन स्क्रीन डिजाइन करनी है तो हम कैसे करेंगे। सो उससे पहले आप थोड़ा सा आप लोग रिप्लाई करें तो थोड़ा सा क्लियर होगा कि हम वी आर गोइंग इनटू द राइट ट्रैक। और अगर इसी में भी किसी को डाउट है, अभी तक भी किसी को डाउट है, तो आप पूछ के अपन सब कुछ डाउट्स क्लियर करके आगे चलते हैं। सो प्लीज पिंग द मैसेज इफ एनीवन हैव डाउट्स। ओके, सो यस ऋषभ, लखन यस, हर्षय, दुर्गेश यस। ओके, so I think yes means we have no doubt any, so we can move further. I think audience are there. Okay, so now अब हम आते हैं Jetpack Compose पे आते हैं सेम के लिए। Jetpack Compose के अंदर हम किस तरीके से लेआउट डिफाइन करते हैं। So this is my first थीम को हम चेंज कर सकते हैं, बट नाउ अब हमें बनाने के लिए हमें कुछ शो करना है इस पे। सो आई कैन हैव टू मुझे एक कंपोजेबल मेथड बनाना होगा। कंपोजेबल मीन्स ऐसा मेथड जो कहीं ना कहीं जाके मेरा एक यूआई रिटर्न करेगा। दैट इज, अगर हम फ्लटर की बात करें तो वहाँ पे विजिट्स होते थे। सो ऐसा यूआई जो विजिट रिटर्न करेगा वो हम फ्लटर में डिफाइन करते थे, बट इन केस ऑफ Jetpack Compose वी हैव टू डिफाइन मेथड एज ए कंपोजेबल। सो दिस इज माय स्क्रीन, okay, so I can use this my screen here. So my screen will be a composable screen. So my screen के अंदर जो भी मैं डिफाइन करूंगा वो एज एन कंपोजेबल पोर्शन होगा, वो मेरा वहाँ पे एज एन व्यू बन के दिखेगा। अब इसके अंदर अगर मैं अपनी इस स्क्रीन की बात करूं जो मैं भी अभी मैंने बनाया है, यहाँ पे मेरे पास में 1 2 3 एंड 4 मतलब 4 तरीके के कंटेंट हैं। अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा एक रिप्लाई मुझे चाहिए। सो इस स्क्रीन को डिफाइन करने के लिए मुझे जो भी मेरे कंट्रोल्स हैं वो मैंने कौन सा लेआउट यूज किया था पेरेंट यूएस। कैन एनीवन कैन गिव मी द आंसर। फर्स्ट, ये मेरे पास में एक टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट है, फिर एडिट टेक्स्ट है, उसके बाद में एक बटन है। सो द ऋषभ लीनियर, वरुण पांड्या इज अ लीनियर। ओके, सो यस, सो यहाँ पे मैंने लीनियर यूज किया था और विद द ओरिएंटेशन ऑफ द वर्टिकल। सो लीनियर लेआउट के अंदर वर्टिकल ओरिएंटेशन के साथ हमारे ये कंटेंट मींस अरेंज थे। अब जब हमें सेम यहाँ पे भी यूज करना है, बट मुझे नहीं पता है अभी इसके बारे में कि मुझे वर्टिकल और लीनियर कहाँ से क्या आएगा। सो मैं सबसे पहले तो मुझे एक टेक्स्ट डिफाइन करना है। सो अब जब आप कंपोज में आई हैं तो कंपोज के अंदर हमें कोई भी टैक्स डिफाइन करना हो सकता enter your credentials here, /n. So this is my text field complete. So यहाँ पे मेरा टेक्स्ट आ गया है स्क्रीन पे। मैंने कोई भी XML यूज नहीं करी है, कोई भी आईडी नहीं फाइंड की है, कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, बट इट विल शो इन माय स्क्रीन। सो मेरे पास में एक टेक्स्ट व्यू I think there is some issue in preview. So यहाँ पे आपका प्रीव्यू भी दिखता है। I think I have removed the preview line from this, so that's why it is not showing me. Okay, and this one is my name is my. अब आपको जब आपको प्रीव्यू देखना है किसी जो भी आपने लेआउट बनाया हुआ है, सो उसका रिव्यू देखने के लिए आपको एज एन प्रीव्यू वन मिनट में आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि व्हाट अबाउट द प्रीव्यू। My method name is MyScreen. Okay, so now ready. So this one is I will use this here.
सो जब भी अगर आपको प्रीव्यू चाहिए किसी भी आपका कंटेंट का, आपको चाहिए कि मैं जब डिफाइन करता जा रहा हूँ उसके साथ साथ में ही मुझे यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिखता जाए। सो उसके लिए आपको यहाँ पे कंपोजेबल के साथ साथ में ये एज अ प्रीव्यू भी बताना पड़ेगा, प्रीव्यू एनोटेशन लगाना पड़ेगा, डिफॉल्ट प्रीव्यू, और जो आपने सेट कंटेंट के अंदर लिखा था वो ही आपको यहाँ पे इसे डिफाइन करना होगा, जो कंपोजेबल मेथड का यहाँ पे प्रीव्यू देखना चाहते हैं। सो जो भी मेथड आपने यहाँ पे एज एन कंपोजेबल का डिफाइन करा होगा उसका प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, जैसा आप .xml डिफाइन करते समय देखते थे। सो मैं इसके अंदर एक बटन, एक टैग्स कर लेता हूँ। सो टैग्स, references, okay. Okay, so सागर साहू, कैन यू प्लीज, आर यू देयर? इफ यू कैन प्लीज एक्सप्लेन मी, मतलब बताएंगे आप क्या है, क्या मतलब इस लाइन में अपन क्या करने। सो व्हाट इज द यूज ऑफ टोस्ट एंड हाउ द प्रीवियस कोड इज वर्किंग? हेलो विनायक। यस सर। ओके, सो किसी ऑडियंस में से किसी से अपन डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्या एज रैंडमली कि क्या है, क्या क्लियर है? क्योंकि हाँ, यू कैन आस्क सर, यू कैन आस्क जनरली टू, लाइक इफ किसी को पता होगा तो वो अपना माइक अनम्यूट करके बोल देगा, सो यू विल गेट टू नो लाइक हु आर एक्टिव एंड हु आर नॉट। ओके ओके ओके। सो व्हाई वी आर यूजिंग कंपोज, कोई बताएगा मुझे कंपोज क्यों यूज करने वाले हैं अपन? ये भी क्लियर किया है अपन ने कि हम कंपोज क्यों यूज कर रहे हैं। So those who have answer of these questions can just turn on their mic, or you can just type in the chat. Okay, so Durgesh is it, saying it is faster. okay, it is faster. And any other advantage of the compose compared to the old method or सर old? यूआई डिज़ाइन Faster को and efficient, don't need any एफिशिएंट other बनाने के XML. लिए, Okay, यूआई Lakhan. डिज़ाइन को इजी और एफिशिएंट बनाने के लिए। Okay, okay. Yes, Rishabh Varun Pandya is an UI designing. Okay, so Lakhan, it is don't need to any other XML. It is, yes, this is right. So जब हम एंड्रॉइड हम डिफाइन करते थे पहले ही, तो हमें XML की जरूरत पड़ती थी, बट इन केस ऑफ कंपोज हमें उस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वी आर यूजिंग दी मिनिमम कोड इज राइट, और वहाँ पे हमें लाइन ऑफ कोड भी कम होगा, और हमें जब चेंजेस करने होते हैं तो हमें एक ही फाइल के अंदर चेंजेस होंगे हमारे, तो चेंज मैनेजमेंट विल बी वर्क फास्टर। जब हमें कभी भी कोई यूआई में कभी रन टाइम पे चेंजेस आते हैं, सो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल होंगे हमारे लिए। ओके, सो नाउ विल दी प्रीव्यू आई कैन हैव यूजिंग। जब हम कंपोज के अंदर कोई भी यूआई डिफाइन करते हैं तो हमें मेथड बनाना होता है एज एन कंपोजेबल, और कंपोजेबल के अंदर हमें वो कंटेंट या वो विजिट्स या वो व्यू रखने होते हैं जो रिटर्न होंगे हमारे यूआई को, हमारे स्क्रीन को डिफाइन होने के लिए। सो अभी मैंने पहला एक कंट्रोल रखा हुआ है, दैट इज टैक्स। हम डिफाइन कर सकते हैं टैक्स के थ्रू, हम बताते हैं कि मैंने जो टैक्स डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर जैसे लेबल्स होते हैं कि इंटर योर मिनट, आई एम गेटिंग द एरर्स लाइक okay, 1 minute, I have already fixed this in my other project. I'm just opening this one. So there is some conflict between the Android version and Jetpack version, so that's why it is so
Okay, so this is my example theme. This is that is in surface you have to define the background. So I think थीम डिफाइन कर सकते हैं खुद का। थीम के बारे में भी अपन बता चुके हैं। यहाँ से जो मेरा पहला थीम है दैट इज एन ग्रीडिंग, एंड इस ग्रीडिंग के अंदर यहाँ से मैंने एंड्रॉइड पास किया है, बट बाय डिफॉल्ट देयर इज आई एम नॉट यूजिंग दिस वन। ओके, सो इस यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। जब भी हमें कोई टैक्स देखना होता है, सो आई एम यूजिंग टैक्स नेम इक्वल टू एंड देन टैक्स एंड देन कंप्लीट। यस, आपकी स्क्रीन पे वो टैक्स विजुअल हो जाएगा अगर आपको उसको डिफाइन करना होता है। जैसा मैंने यहाँ पे इस यहाँ यूज किया हुआ है जैसे हेलो धीरज, यहाँ पे मुझे कलर देना है या और भी कुछ देना है, तो आई कैन डिफाइन डायरेक्टली दिस कलर इक्वल टू color dot white or black, something that you can do. So color dot blue, I have used color equal to color dot blue. So इससे पहले मैं एक स्टार्टिंग कर रहा हूँ। सो इन दोनों चीज़ों को अभी मैं हटा देता हूँ, आप इनको नहीं हटाएं, यूज नहीं करते हैं। हम डायरेक्टली आते हैं बॉक्स पे। सो बॉक्स इज अ लीनियर लेआउट और एनी टाइप ऑफ लेआउट। मुझे एक छोटा सा ऐसा बॉक्स डिफाइन कर दिया है, ये इसके अंदर मुझे कोई भी कंटेंट मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। सो मुझे इसके अंदर मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट डिफाइन किया है दैट इज एन बॉक्स। उसके बाद में ओके, वहाँ पे जाने से पहले यहाँ समझ लेते हैं। सो फर्स्ट इज टैक्स। हमें आपने जो अभी अपन ने बनाया हुआ है वहाँ पे हमें एक लेवल चाहिए था। उस लेवल के अंदर हमें सबसे पहले बताना था कि दैट इज एन टाइट हेडिंग हेलो, जो मेरा यहाँ पे रन हो रहा है। सो मैंने यहाँ पे मुझे लिखना था इंटर योर क्रेडेंशियल्स हियर। सो मैंने किया योर हियर, ओके। अब उसके बाद में जैसा ये लीनियर लेआउट था, सो लीनियर लेआउट के अंदर हमने सारे कंट्रोल्स को एक के बाद एक नीचे अरेंज किया था। सो अभी मैं भी वही अरेंज कर रहा हूँ, एक एक के नीचे एक। सो मैंने सबसे पहले लिया इंटर एंड देन योर एंड क्रेडेंशियल्स हियर। उसके बाद में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक जैसे एडिट टैक्स मींस इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स डिफाइन करने के लिए यहाँ पे जो मेथड होता है दैट इज एन आउटलाइन टेक्स्ट व्यू। आउटलाइन टेक्स्ट व्यू होता है, दिस इज एन आउटलाइन टेक्स्ट व्यू। दिस इज आउटलाइन और नॉर्मल इनपुट बॉक्स में क्या अंतर होता है। जब हम नॉर्मल एक टेक्स्ट इनपुट फील्ड लेते हैं, सो उसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मली वो इस तरीके से दिखता है, एक लाइन होती है मेरे पास में एंड देन यूजर कैन इंटर दी वैल्यूज हियर, हेलो समथिंग लाइक दैट। बट जब मैं एक आउटलाइन इनपुट बॉक्स यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो वैल्यू इस तरीके से आती है और वो चारों तरफ से एक आउटलाइन एक उसके साथ में दिखती है। सो आई एम यूजिंग दिस इन आउटलाइन टेक्स्ट व्यू। एंड इसके अंदर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है वैल्यू। दो इसकी जो मेन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड ऑन टेक्स्ट चेंज, ओके। सो ऑन आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड की दो प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज एन वैल्यू एंड वन इज एन ऑन टेक्स्ट चेंज। सो वैल्यू के अंदर हमें वो चीज डिफाइन करनी होती है जो डायनेमिक चेंज होगी। अभी क्या होता था कि जब हम एडिट टेक्स्ट का हमने अभी जो यहाँ पे वैल्यू इस पुराने इस तरीके के मेथड में चालू किया था, सो हमें यहाँ पे किसी भी एडिट टेक्स्ट से वैल्यू लेनी होती थी। सो यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग करके हम कहीं पे भी उसकी वैल्यू को गेट कर सकते थे। सो बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, हम डायरेक्टली यहाँ पे कोई आईडी तो है ही नहीं, किसी की आईडी, इस टैक्स व्यू की आईडी नहीं है, इसकी भी आईडी नहीं है। सो आउटलाइन फील्ड इसकी भी हम अभी कोई आईडी डिफाइन नहीं कर रहे हैं। सो ये किस तरीके से वैल्यू लेगा, सो थोड़ा सा ट्रिकी है और एक अंडरस्टैंडेबल है। सो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, हमें डिफाइन करना होगा। हमें जैसे इसकी वैल्यू चाहिए यूजर नेम, हमने क्या डिफाइन यूजर नेम इक्वल टू रिमेंबर
I think this is visual list of 1 minute. I have to check 1 minute. Aggregate scenario. Visual state of, okay. Okay, so mutable state of. One minute. Mutable state of. अभी अपन नीचे नहीं जाते हैं, सिर्फ इसको समझते हैं कि ये क्या है. सो यूजर नेम इक्वल टू रिमेंबर द म्यूटेबल लिस्ट ऑफ. यहाँ पे हम कुछ अगर वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन करना चाहते हैं, इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, जो इनिशियली किसी के अंदर हमें कुछ असाइन करना है. सो यूजर नेम तो हम इनिशियली किसी का असाइन नहीं कर रहे हैं, सो दैट विल बी अ ब्लैंक. सेम हम अगर यहाँ पे भी पासवर्ड भी लेते हैं, सो दैट विल बी अ ब्लैंक. सो अब इन दो वेरिएबल्स को मैंने डिफाइन किया है जिनके अंदर हमें यूजर नेम और पासवर्ड लेना है, लेकिन इनके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, वो मैंने आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड डिफाइन किया है, यहाँ से वैल्यू आएगी. सो यहाँ से वैल्यू लेने के लिए हमें क्या होगा, इस वेरिएबल को एज अ वैल्यू यहाँ पे बताना होगा, दैट इज वैल्यू इक्वल टू यूजर नेम, बिकॉज यूजर नेम डॉट वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी. अब बाद में जब भी मैं कोई चेंज भी कर रहा हूँ, सो आई थिंक it should get the value on change. So वो मुझे on change के अंदर बताना होगा. On text change, username equal to it, and that's it for the outfill. Okay, so outline text field के अंदर value that is in username dot value, username is a remember that is in mutual state of, and password is a remember mutual state of. and उसके अंदर यहाँ पे value में अंदर मैंने username dot value डिफाइन किया, and on text के अंदर जो भी मैं text चेंज कर रहा हूँ वो value ऑटोमेटिकली वापस से फिर से username के अंदर असाइन हो जाएगी. So whenever we have to use the value of username, I can directly get the username, so it will return the entered value from the user. ये क्लियर है? एनी डाउट ऑन दिस? सर ये वाला एक बार और बता दीजिए. ओके, सो अभी क्या होता था कि जब अभी पुराने मेथड्स पे जाते थे, सो पुराने मेथड्स के अंदर हमें यूज करना होता था कोई भी एडिट टेक्स्ट एंड देन उसकी वैल्यू फाइंड व्यू आईडी करके अपन डिफाइन करते थे, उसकी वैल्यू को गेट करते थे. सो वो नहीं यूज करनी है अपन को. हमें यहाँ पे मैंने एक आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड डिफाइन किया गया है, यहाँ पे डिफाइन किया. मे बी यू कैन यूज दी टेक्स्ट फील्ड, आउटलाइन नहीं है तो हटा सकते हो आप, टेक्स्ट फील्ड भी यूज कर सकते हो. अब उन दोनों टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टी होती है वैल्यू. सो फर्स्ट टाइम वैल्यू इज बाय डिफॉल्ट, मतलब फर्स्ट टाइम पे आप उसमें अंदर क्या असाइन करने वाले हैं. सो आपने एक रिमेंबर एक वेरिएबल उसके अंदर एक असाइन कर दिया है, दैट इज इन यूजर नेम. सेकेंड टाइम पे आपने उसके अंदर एक वैल्यू डिफाइन की है यूजर नेम. मतलब अगर मैं सिमिलर चीज को कॉटलिन के अंदर, मतलब मैंने अपने एग्जिस्टिंग, यस Yes, sir. There was some background noise from someone's side. You can just continue. ओके. सो अगर मैं सेम चीज को क्वार्टिलन के अंदर करने की कोशिश करता हूँ, सो क्वार्टिलन के अंदर क्या होगा कि मुझे यहाँ पे वैल्यू गेट करनी थी, दैट इज एन यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट दिस. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करता हूँ यूजर नेम इक्वल टू ब्लैंक. और अब यूजर नेम के अंदर मुझे वैल्यू गेट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यूजर नेम दैट इज सेम यूजर नेम वैल्यू username dot on text change. Okay. After text change, add text change. Okay. So after text change, if I can get the values from the username, I can directly assign it to the particular variable. Like
there is a predefined method of the after on tax change is on. So जब भी मैं यूजर नेम की वैल्यू को चेंज करूंगा, यूजर नेम एडिट टैक्स के अंदर कुछ भी डालूंगा, तो जब मैं कुछ भी टाइप करूंगा ए बी सी डी समथिंग एनीथिंग एल्स, सो ये मेथड कॉल होगा, और ये मेथड जब भी कॉल होगा ऑन टैक्स चेंज, सो ये क्या करेगा, इसके अंदर सेम वैल्यू को गेट करेगा और यूजर नेम के अंदर असाइन कर देगा। तो सेम थिंग, जो सेम चीज है ना, वो हमने यहाँ पे करी हुई है। हमने यहाँ पे एक यूजर नेम आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड यूज किया हुआ है, यहाँ से मैंने यूजर नेम डिफाइन किया है, यहाँ से मैंने पासवर्ड डिफाइन किया है, और क्योंकि ये यूजर नेम की वैल्यू को लेगा, ये पासवर्ड की वैल्यू को लेगा। अब यूजर नेम के अंदर वैल्यू डालने के लिए मैंने सबसे पहले बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू डाली यूजर नेम, दैट इज अ ब्लैंक, ऑलरेडी ब्लैंक है वो। और ऑन टैक्स चेंज के अंदर जो भी वो चेंजेस होंगे, सो इट मींस जो भी टैक्स चेंज होने के बाद में एडिट टैक्स के अंदर जो वैल्यू बनी है, दैट इज इट, सो वो इट मेरे यूजर नेम के अंदर असाइन हो जाएगा। सो मैं जब भी कोई भी टाइप चीज करूंगा, तो वही यूजर नेम के अंदर ऑटोमेटिकली असाइन होता जाएगा, मुझे कुछ गेट करने की जरूरत नहीं है। सो फाइनली यूजर नेम के अंदर वो वैल्यू होगी जो यूजर ने टाइप करी होगी। इट इज क्लियर? Yes sir, clear. Yes sir, it's clear. Okay, so anyone else who have doubt related to the remember or on tax change, how to get the values from the compose control? Okay, so now we have to move the next part of this control. So I just So- want to ask, like how much time we will take? That will be take around I think maximum 15 to 10 minutes. Okay sir, okay sir. So actually I have basically the basic concept जो था वो complete हो चुका है, and now Can you just type yes or no in the chat if you have learned something till now? Just type yes in the chat if you have learned something till now. Okay, Lakhan, Varun. Okay, so we can just move ahead. Yeah, nice. okay, so अब हम आते हैं आगे। Now so ये कंट्रोल्स अभी मैंने बनाया यहाँ पे, दैट इज एन यूजर नेम पासवर्ड, दो वैल्यूज मैंने इसके अंदर गेट की हैं। यहाँ से इसको हटा देते हैं। यहाँ पे एडेंशियल एक और आउटलाइन टेक्स्ट भी मुझे यूज करना है फॉर द पासवर्ड। सो दिस वन इज फॉर द ईमेल यूजर नेम एंड दिस वन फॉर द पासवर्ड। सो यहाँ पे मुझे लिखना होगा दैट इज एन पासवर्ड डॉट वैल्यू। यहाँ पे ऑन टेक्स्ट के अंदर पासवर्ड के अंदर वो वैल्यू मुझे डालनी है। सो पासवर्ड डॉट इट, पासवर्ड के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में मुझे एक बटन यूज करना है। सो सिंपली सो बटन आउटलाइन टेक्स्ट व्यू, आई विल outlines button on click. I think this is one of the important additional part. यहाँ से complete हो जाएगा हमारा पूरा पोर्शन। सो आउटलाइन बटन ऑन क्लिक, जिस तरीके से यहाँ पे अपना ऑन क्लिक काम कर रहा था लॉगिन बटन डॉट ऑन सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसी तरीके से यहाँ पे हमें आउटलाइन बटन डिफाइन करना है। सो आउटलाइन बटन उसका मेथड है दैट इज ऑन क्लिक। मॉडिफायर क्या है? मॉडिफायर बहुत जगह पे भी यूज भी है। सो मॉडिफायर एक्चुअली में क्या है कि जब आप कोई भी कंट्रोल यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड यूज किया, आउटलाइन बटन यूज किया, या फिर मे बी यू आर यूजिंग द टेक्स्ट। अब उस एग्जिस्टिंग टैक्स के अंदर अगर आपको कुछ डिफाइन करना है कि मुझे इसकी विड्थ कितनी देनी है, मुझे इसकी हाइट कितनी देनी है, सो वो जैसे रैप कंटेंट देना है, मैच पेरेंट करना था, तो वो देने के लिए आप मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। सो मॉडिफायर टू मॉडिफाई दी टू गेट द पैडिंग मार्जिन देना है आपको, तो वो मॉडिफायर के थ्रू यूज करते हैं। सो जैसा यहाँ पे बटन के साथ यहाँ पे मॉडिफायर यूज किया है। सो मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ, यहाँ पे हो सकता है ये फिल मैक्स हाइट भी आता है। सो आप यहाँ पे मैक्स हाइट भी कर सकते हैं। सो फिल मैक्स ऑल भी हो सर, फिल मैक्स ऑल में भी आई थिंक। सो द विड्थ और हाइट दोनों से मैच करके वो
सेट हो जाता है। सो अभी यहाँ पे हमने भी यूज़ किया है फिल मैक्स विड्थ एंड टैक्स उसका है वो लॉगिन है। ऑन क्लिक पे जो सेम मेथड हमने वैलिडेट बनाया था, वैलिडेट लॉगिन, सो वो यूज़ होगा उस तरीके से। अब मैं कोड पे आ जाता हूँ जो ऑलरेडी एडिशन रिटर्न है यहाँ पे। इस कोड के अंदर किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट मेथड इज इन ग्रीटिंग। ग्रीटिंग को यहाँ से अपन चेंज करते हैं माई स्क्रीन, माई लॉगिन स्क्रीन, and this one is in my login screen. Okay, to get the preview for this we have to update the value here also. I can remove this one because I'm not using this, because जो एंड्रॉइड का जो ये स्क्रीन वाला मेथड ग्रीटिंग जो है मेथड वो बाय डिफॉल्ट आता है इसके अंदर। यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं बिकॉज हम उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं। सो माई लॉगिन स्क्रीन, एंड माई लॉगिन स्क्रीन पे जब हम गए वहाँ पे हमारे पास में दो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए, यूजर नेम रिमेंबर एंड पासवर्ड। दिस इज एन स्टेटेबल वेरिएबल। इनके अंदर ऑटोमेटिकली इट विल ऑटोमेटिकली from the views. So now box is like a layout, maybe ये कोई रिलेटिव लेआउट भी नहीं है, कोई बॉक्स मीन्स दिस इज नथिंग, मीन्स ये ना तो रिलेटिव लेआउट है ना लीनियर लेआउट है। ये सिंपल एक बॉक्स बना दिया है आपने, और उस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी कलर उसका चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं। सो इस बॉक्स के अंदर अगर मुझे इसका कलर रेड करना है तो आई थिंक आई कैन यूज दी रेड। वो आप कलर जो भी आपको डिफाइन करना है वो कर सकते हैं। सो कॉलम हमने क्यों यूज किए हैं? कैन यू please anyone ask me what is the difference between the rows and columns? What is column and what is row? Row क्या होता है, column क्या होता है? Because it is a very important property of the compose. Because जब आप UI बनाने जाएंगे so आपको columns और rows यूज करने ही होंगे, because आपके view। हेलो yes सर, रो सर रो का यूज सर हॉरिजॉन्टल के लिए होता है, और कॉलम के यूज हम वर्टिकल जो विजेट का वर्टिकली विजेट सेट करना है तो उसके लिए यूज होता है सर कॉलम। okay, so लखन, yes दुर्गेश, yes लखन, row is horizontal, column is vertical. So same, जब हमें कोई भी व्यूज हमारे हैं सारे के सारे, उनको हमें अगर वर्टिकली अलाइन करना है तो हम वहाँ पे कॉलम का यूज करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे रोज का यूज करेंगे। जब अभी हमारे जो व्यूज हैं वो सारे के सारे ऑल द व्यूज आर अरेंज्ड इनटू द वर्टिकल मैनर। सो हमने यहाँ पे अभी कॉलम का यूज किया हुआ है। कॉलम के अंदर हमने उस लेने के लिए उसकी पैडिंग मैंने दी है 20। सो चारों तरफ से वो 20 dB के साथ में 20 पिक्सल्स के साथ में वो अरेंज है, एंड वर्टिकल सेंटर में है वो अभी यहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट इज वर्टिकल अरेंजमेंट इक्वल टू अरेंजमेंट डॉट सेंटर। सो सेंटर में है, एंड नाउ कुछ स्पेस की जरूरत पड़ती है कभी हमें। हमने ये व्यू बनाया हुआ है और इस व्यू के नीचे हमें कुछ स्पेस चाहिए। सो कभी भी हमें बहुत बार ऐसा जरूरत पड़ती है कि हमें कुछ स्पेसिंग, यहाँ से क्लिक करने पे ही मेरा ये रेड हो गया है। नाउ वी कैन यूज दी येलो अगेन। सो उसका प्रीव्यू आपको यहीं पे दिख जाएगा सीधा सीधा डायरेक्टली, एंड रिफ्रेश एंड बिल्ड लेआउट एंड देन इट विल येलो वन। ओके, सो स्पेसर, what is an spacer? Spacer is used to make a gap between the different contents, different views. हमें दो विजिट्स के बीच में, दो कंट्रोल्स के बीच में कुछ स्पेस रखना है, कुछ दूरी बनानी है। अभी हम जब हम बनाते इन केस ऑफ लीनियर लेआउट और पुराने डिजाइन में जब बात करते हैं तो वहाँ पे हम मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग दिस, हम वो यूज करते हैं। बट इन केस ऑफ कंपोज वी हैव टू यूज दी स्पेसर। वहाँ पे हम उसकी विड्थ भी डिफाइन कर सकते हैं, उसकी हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं।
सो वी कैन यूज बोथ ऑफ देम। हमें अगर हमारा यूआई अगर हॉरिजेंटल है तो भी हम स्पेसर का यूज करके इस पर्टिकुलर साइज का स्पेस दे सकते हैं फॉर दी हॉरिजेंटल, और पर्टिकुलर साइज का स्पेस फॉर द वर्टिकल दे सकते हैं। उसके बाद में मैंने जो आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड यूज किया, जो भी मैं आपको बताया था, दैट इज एन वैल्यू, यूजर नेम डॉट वैल्यू ऑन चेंज, ऑन वैल्यू चेंज, दैट इज यूजर नेम ऑन डॉट इट लेबल। लेबल इज अ यूज फॉर दी दैट इज एन यूजर नेम। जब आप उस पर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आई थिंक दिख रहा है दैट इज एन यूजर नेम। उसके बाद में सेकंड वन इज एन इंटर योर यूजर नेम, दैट इज एन प्लेस होल्डर। वो एक अलग तरीके से दिखेगा, इसको रन कर देते हैं। I think already run this one. So label is an enter username, placeholder is a enter। जब आप फ्लोटिंग यूज करते हैं, फ्लोटिंग टाइप के आई थिंक दिस, जब आप फ्लोटिंग एडिट टेक्स्ट यूज करते हैं तो उस फ्लोटिंग एडिट टेक्स्ट के अंदर आपका एक लेवल आता है एक्स्ट्रा। सो वो जब भी आप टाइप करते हैं तो वो लेवल उठ के ऊपर पहुंच जाता है और आपका टेक्स्ट टाइप होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस लेबल इज फॉर द यूजर नेम। वो लेबल आपका जब आपका कुछ टाइप होगा तो यूजर नेम ऊपर जाएगा, एंड दिस इज हिंट यूजर को दिखेगी। एंड मॉडिफाई, दैट इज फॉर द फिल मैक्स फिल विड्थ। सेम फॉर द पासवर्ड, I have used this password or this, and last one is an online outline button। So on click method है उसका, मॉडिफायर के थ्रू मैंने इसकी फिल मैक्स विड्थ की है, टैक्स एज एज लॉगिन डिफाइन किया है, और उस लॉगिन क्लिक पे मैंने एक चेक लॉगिन नाम का मेथड यूज किया है। सो इस चेक लॉगिन मेथड के अंदर यूजर नेम पास किया है, पासवर्ड पास किया है। सो ये यूजर नेम और पासवर्ड मेरे पास कहाँ से आए, मेरे पास में वो उन्हीं वेरिएबल्स से आए हैं जो मैंने ऊपर डिफाइन किए थे। सो दिस इज यूजर नेम एंड दिस वन इज एन पासवर्ड। क्योंकि जब भी आप कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे तो ये इनके अंदर ऑलरेडी असाइन हो जाएगा। सो द यूजर नेम डॉट वैल्यू, पासवर्ड डॉट वैल्यू, ये वैल्यू मैंने यहाँ पास की है। और इफ द यूजर नेम और पासवर्ड बोथ आर इक्वल, जो भी हमारी कंडीशन, यहाँ से आप कंट्रोल एपीआई पे लेके जा सकते हैं। सो यू कैन कॉल एपीआई एंड गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द एपीआई, और उस एपीआई के रिस्पॉन्स पे डू व्हाटएवर जो भी आपको करना है। लेकिन अभी हमें उस एपीआई लेवल पे अभी नहीं जाना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एक हमने खुद ही यहाँ पे एक चेक लगा के चेक कर लिया है। सो दैट इज एन इफ द यूजर नेम इक्वल टू धीरज एंड पासवर्ड इज हेलो, सो इट विल गिव यू द करेक्ट क्रेडेंशियल्स, अदरवाइज इट विल गिव यू द इनकरेक्ट। सो आई कैन दिस वन इज अ लेबल, जो आपका इंटर यूजर ऊपर गया है। सो दिस इज अ लेबल। So username, this one is in password and username, and enter username, it is a hint, I am Dheeraj DHE111. So this is incorrect credentials, and I'm typing this one is what is the condition of this? Password is in hello. It will give me the correct credentials। So इस तरीके से आप एक छोटा सा लॉगिन स्क्रीन डिफाइन कर सकते हैं एक ही क्लास के अंदर। एक छोटे से कोड के थ्रू, हमें कोई भी एक्सएमएल मैंने नहीं डिफाइन किया, और वो कोड मेरा सिंपली यहाँ पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे मुझे एक बॉक्स यूज किया है। सो आई थिंक बॉक्स इज समथिंग दैट इज नॉट कंटेन एनी vertical or orientation or something. You can directly put the any type of composable component inside this box. Column rows, columns for the vertical, rows for the horizontal, and this is my text view. This is text view, this is text view. Hello Dheeraj, and we can use this one is for interview. And the password, that's will be username is going to be ESC
you love the line podcast and SD. Okay, I think so. This one is a username and this one is password. I think outline text view, this one and button. And I think on button उसके बाद में हमने outline text भी यूज किया है. Value find की label हो गए हैं हमारे. This is for the hint. This order is work as a hint. Label is work as an floating label. Top of input box. Okay, and I think this one is send. It is an on-click event. It is a listener. So I think we have done from this login screen. So anyone have any doubt, any type of doubt, maybe related to the Zatpack Compose? Oh, first of all, I have to ask you a question. Is this clear to anyone, all of you? Can you please reply yes? Yes. Lata, Rishabh, Jaiswal, yes. Lakhan, yes. And Durgesh, yes. Okay. Okay. Varun Pandya, yes. Okay. Vivek Kataria, Anapi Kori, yes. So I just wanna ask one thing, like, is everyone has RSVP'd? Because it totally depends on the that data, like only like we will be giving the certificates to those like जो जिन्होंने RSVP कर रखा है. So please do that. Or second चीज is like how many of you were following along? Okay, so Mustafa Azad has raised hand. Yeah, Mustafa, you can unmute yourself and just ask a question if you want. Mustafa, are you there? Okay. So anyone else, like we are done with. Okay, yeah, you can just raise your, you can just unmute yourself and ask the question, Mustafa, if you want. Okay, okay, it's fine, it's fine. So, anyone else have any general doubt regarding anything? So you can just unmute and ask. Otherwise, we will just wrap it up in just 2 minutes, maybe. Ashish Rai, anyone? I think yes, he has want to say something. आशीष कुछ डाउट है क्या? तो अनम्यूट करके बोल सकते हो. ओके, सो मैं एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास में अभी तक ये सब क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि मे भी बहुत सारे लोग होंगे जिसमें से जो डायरेक्टली फॉलो नहीं कर रहे होंगे. जब तक फॉलो नहीं करेंगे तो उनको क्लियर नहीं होगा. सो सेम लिंक द जो भी अभी रिकॉर्डिंग सेशन हुआ है वो रिकॉर्डिंग तो आई थिंक GDSC की तरफ से आपको मिल ही जाएगी. बट और इसके साथ साथ में जो कोड है वो गिटलैब पे भी मैं डाल रहा हूँ. सो वो कोड भी अवेलेबल होगा जो आज हमने जितना भी लॉगिन स्क्रीन का क्रिएट किया है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक ए रिपोजिटरी फॉर दी CDSC Day 2 कंपोज कैम्प, एंड वो लिंक मैं विनायक को शेयर करूँगा. सो आई थिंक ही विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू. उसके साथ में आप अगर आपको आगे और क्लियर करना है, बिकॉज आज थोड़ा सा बेसिक था, स्टार्टिंग थी, अब आपको सारे आप मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कल से थोड़े से और कंट्रोल्स पढ़ के आएँ, थोड़े से कंट्रोल्स और अब आप खुद रीड करें अपनी तरफ से. अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है. कल हम थोड़ा सा डायरेक्टली एक लाइव ऐप बनाना स्टार्ट करेंगे. अभी आज लॉगिन था. सो हमारा जो टारगेट था दैट इज फॉर दी फाइनेंशियल कैलकुलेटर, दैट इज EMI कैलकुलेटर, SIP कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर. किसी का मुझे कितना इंटरेस्ट बनेगा उस पर, अगर मैं SIP आज चालू करता हूँ और 15 साल तक मैं पैसा जमा करता हूँ तो कितना अमाउंट मुझे मिलेगा विद 15% ऑफ इंटरेस्ट और 13% ऑफ इंटरेस्ट. सो वो कैलकुलेट कैसे होता है, उसके कुछ मेथड्स हैं, वो हम उसका ऐप बनाने वाले हैं. सो वो कल हम स्टार्ट करेंगे. और बिकॉज द 4th डे इज ऑन ऑफलाइन, सो मेरे ख्याल से ऑफलाइन में इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल
लोगों को नहीं होता है, क्लियर नहीं आती है, क्लियरली सेड वॉइस और समथिंग। फॉर द टेक्निकल पर्पस आई थिंक इट इज़ नॉट ऑफलाइन विल बी मच बेटर फॉर दिस। सो कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, कल हम मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट करेंगे। और जिन लोगों ने आज नहीं ज्वाइन किया है, किसी इशू से उनको अगर प्रॉब्लम आई है, तो प्लीज़ वो गिट लैब की जो लिंक है उसको डाउनलोड कर लें, उस कोड को सेटअप कर लें। अगर वो कोड आपका एक बार रन हो गया है, सो आपको फिर आगे कल ऐप जो हम बनाने वाले हैं उसमें इशू नहीं आएगा। उसके बाद में वो ऐप हम कंप्लीट करेंगे, देन हाउ टू पब्लिश द ऐप टू दी प्ले स्टोर, वो हम आगे देखेंगे उस चीज़ के बारे में। ऑल्सो वन मोर थिंग इज लाइक बहुत सारे लोगों ने फॉलो अलोंग नहीं करा होगा, तो इट्स फाइन। तो जैसे सर ने बोला कि आप वो गिट लैब की जो भी लिंक सर देंगे उसका फॉलो करोगे तो यू विल जस्ट गेट Yes. द थिंग्स। तो इसके लिए एक काम करते हैं, लेट्स डू द थर्ड डे ऑफ कंपोस्ट कैंप ऑन द 27th इंस्टेड ऑफ 26, बिकॉज आपको एक दिन का टाइम मिल जाएगा टू लर्न ऑल द स्टफ। लाइक अगर तुमको प्रैक्टिस करनी है खुद से तो so let's do it on 27th, और 29th को we will be having our offline वाला डे। so कल तक, अगर कल के दिन में you can just learn whatever you want, and you can just ping me or Rishabh, like I will just send the contact of Rishabh also, he is the Android lead। तो किसी को भी पिंग कर देना अगर कोई दिक्कत होती तो we'll just forward it to sir and we'll get sorted your doubts and all that stuff। So yeah, thank you everyone for joining in। लास्ट टाइम में एक RSP वाली लिंक वापस से Thank भेज you, देता हूँ। Like just type yes in the chat if you have learned something Thank you, new Rashid. today। Thank you. Thank you, Anurag. Thank you, Shyam. Thank you, Sri Chauhan. Okay, so Vinayak, I think we can. Yes sir, we can just, I'm just ending the call for everyone in just 30 seconds। Rishabh, thank you. Palash, thank you. So please download the code from the GitLab. GitHub, I will share the link to the Vinayak. Vivek Kataria, thank you. So and try to run this project. If it will successfully run, then I think we don't have any problem tomorrow or day 3. So that will be a much more easier for us to create this simple app. So that will be a more understandable to your. Thank you, Amit. So yes, thank you so much everyone for joining in। We'll see you in the day 3। Yeah, I फिर will। अगर मे बी ऐसा विनायक किसी हो सकता है कि किसी को कोई डाउट हो और वो डायरेक्टली अभी चैट में या यहाँ पे नहीं बोल पाए, सो प्लीज कलेक्ट देम एंड वी कैन टेक हाँ इट ऑन हाँ, लेटर। श्योर 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 सर, श्योर सर। थैंक यू तुषार। I'm just ओके ending the meet। Yeah, ओके thank you।